नमस्कार दोस्तों, यह एक सच्चा किस्सा है जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है। जिसने भी इस वाक़या को बताया वह इसका खुद गवाह था। उसने बताया कि हम कश्मीर के दूर दराज गांव में रहते थे। वह बुजुर्ग जिस इलाके का नाम ले रहे थे वह आजकल कश्मीर के अकालगढ़ से कुछ फासले पर एक गांव है। उस गांव के लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते, खुशी हो या गम सब आते जाते। सब एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते और दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझते। बुजुर्ग ने बताया कि हमारा एक अजीज मित्र था जिसका नाम कासिम था। वह भी उसी गांव में रहता था जिसकी बहुत सी जमीन थी। खाते पीते खानदान का था, बड़ा मेहनती था, खुद ही अपनी खेतों में हल चलाता था। उसकी एक बहन थी जिसका विवाह कर दिया गया था। माता पिता उसके चल बसे थे। एक बार भगवान का करना ऐसा हुआ कि कासिम की बहन जो ससुराल में थी उसके बच्चे की पैदाइश के समय मौत हो गई। खबर सुनी तो कासिम पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ बाप तो थे नहीं, अपनी बहन का सब कुछ वहीं था। रो रो कर बेचारा पागल सा हुए जा रहा था। हमने उसे खूब तसल्ली दी कि भगवान को जो मंजूर था वो हुआ, अब रोने से कोई फायदा न होगा। हिम्मत करो और चलकर अपनी बहन का अंतिम संस्कार करवाओ। कासिम की बहन की ससुराल हमारे गांव से 6 कोस की दूरी पर थी। वहां से जो आदमी कासिम को यह दुख की खबर देने आया था वह भी पहले ही देरी से हमारे गांव में पहुंचा था। मैंने कहा, संभालो अपने आप को कासिम, जल्दी चलो, वहाँ सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे। फिर मैं और हमारे गांव के 2 और लोग कासिम के साथ हो लिए और 5वां वह आदमी भी शामिल हो लिया जो कासिम की बहन की खबर देने के लिए उसके ससुराल से आया था। रात का समय था, सुबह का इंतजार हम नहीं कर सकते थे। सर्दियों का समय था। हमने गर्म चादरें ओढ़ ली, सबने लाठियां हाथ में ली और एक लालटन भी साथ में रख ली। अब हम 5 कासिम की बहन की ससुराल की ओर चल पड़े। लालटेन इसलिए ली थी कि रास्ते को देख सकें। गांव के लोग हाथ में लाठी जरूर रखते हैं, ये तो गांव के लोगों का अंदाज ही होता है। अगर रात में सांप या कोई जानवर आ जाए तो उससे अपना बचाव कर सके। उस समय सफर पैदल ही किया जाता था। हमें पता चला कि पूरी रात चलेंगे तो ही सुबह तक कासिम की बहन की ससुराल तक पहुंच सकते हैं। कासिम उदास और दुखी था। वह खामोशी से हमारे साथ चल रहा था। चलते चलते हम वीराने जंगल में दाखिल हुए। पूरा जंगल खामोशी में डूबा था। सुनसान और वीरान रास्ता था। गांव के वैसे भी बहादुर लोग होते हैं, किसी भी समस्या से वे एकदम नहीं डरते। सांप बिच्छुओं से तो उनका आए दिन पाला पड़ता ही रहता है, मगर आज हम नहीं जानते थे कि हमारा पाला किससे पड़ने वाला है। अब जहाँ से हम गुजर रहे थे वह रास्ता बड़ा मुश्किल था। अगर दूसरा रास्ता पकड़ते तो हम सुबह तक नहीं पहुँच सकते थे, क्योंकि वह आसान तो था मगर इस रास्ते से 2 गुना ज्यादा लंबा था। वैसे भी हम 5 लोग थे, डरने का तो कोई मतलब ही नहीं था। जब हम जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो सबने थोड़ी देर बैठने का फैसला किया। हम थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि हमें एक तरफ से सरसराहट की आवाज आई। हमारे जिस साथी के हाथ में लालटेन थी उसने लालटेन को ऊपर करके देखा कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे, मगर आसपास कुछ दिखाई न दिया। वह इधर उधर देखकर हमारे पास आकर बैठ गया। फिर मैंने पूछा कि कुछ दिखाई दिया क्या, तो उसने कहा आसपास तो कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने कहा कि भाई चौकन्ने रहना कि कहीं कोई जंगली जानवर हम पर हमला न कर दे। फिर हम 5 के 5 चुपचाप बैठ गए क्योंकि कासिम बहुत उदास बैठा था। फिर हमें ऐसी आवाज आई जैसे कोई बकरी का मेमना मिमिया रहा हो। आवाज सुनकर हम सब हैरान रह गए। मैंने अपने साथी कमाले को उठने का इशारा किया। मैं और कमाले ने लाठियां संभाली और लालटेन लेकर उधर चल पड़े जहां से मेमने की आवाज आ रही थी। जब हम उस आवाज की तरफ गए तो हमें दूसरी तरफ से आवाज आने लगी। अब हम हैरान थे
हम आवाज सुनाई देने वाली जगह की तरफ जाते तो हमें दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देने लगती। ये हमारे साथ अजीब सी अनहोनी हो रही थी। थक हार कर हम अपने साथियों के पास आकर बैठ गए। साथियों ने पूछा कि कुछ नजर आया? तो हमने कहा कुछ नजर नहीं आया, मगर आवाज आ रही है। वे भी हैरान थे कि आवाज तो यहीं कहीं से आ रही है। मैंने कहा शायद किसी चरवाहे की बकरी का बच्चा छूट गया होगा। अब फिर से मिमियाने की आवाज आई तो कासिम उठ खड़ा हुआ। वह बोला, मैं देखता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मैंने लालटेन उठाई और उसके साथ चल पड़ा। हम उधर चल पड़े जहाँ से आवाज आ रही थी, मगर कुछ नजर नहीं आया। फिर हमने चलने का फैसला किया और आगे के सफर पर रवाना हुए। थोड़ी दूर चले तो फिर मिमियाने की आवाज आई। हमने पीछे मुड़कर देखा, मगर कुछ दिखाई न दिया। फिर हमारे दो साथी पीछे की तरफ जाने लगे और बोले, हम देखते हैं, तुम यहीं ठहरो। वे दोनों लालटेन लेकर उधर गए जिधर से आवाज आ रही थी। उन दोनों में से एक साथी थोड़ा और आगे बढ़कर देखने लगा। हम अपनी सांसें रोके वहीं खड़े थे। फिर जो हमारा साथी थोड़ा आगे बढ़ गया था, उसकी हमें चीख सुनाई दी। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। हम तीनों पीछे उसकी तरफ दौड़े। जब हमने देखा तो हमारी भी चीख निकल गई कि हमारा वह साथी फड़फड़ा रहा था। हमें समझते देर न लगे कि इसी किसी भयानक जहरीले सांप ने काट लिया है। हम चारों ने लालटेन की रोशनी से उसे ध्यान से देखा तो उसकी दाएं पैर की पिंडली की एक जगह पर सांप के काटने के निशान थे। वह जगह बिल्कुल लाल दिखाई दे रही थी। हमने उसके घुटने पर एक चद्दर फाड़कर बांधी, मगर वह साथी हमारी आंखों के सामने तड़फ तड़फ कर ठंडा हो गया। हमारे भी अब हाथ पैर ठंडे हो गए। हम परेशानी के आलम में वहीं खड़े रहे कि अब क्या करें। फिर हमने आपस में सलाह करके यह निर्णय लिया कि हम में से दो साथी उसकी लाश को उठाकर वापस अपने गांव चले जाएं। अब मैं और कासिम अपने रास्ते पर चलने लगे और हमारे दो साथी हमारे पांचवें साथी की लाश को लेकर गांव की ओर वापस चले गए। बकरी के मेमने की आवाज अब भी आ रही थी, मगर अब हमने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक वह मिमियाने की आवाज हमें हमारे बिल्कुल करीब से सुनाई दी। हम दोनों डरे भी और फिर रुक भी गए। मैंने कासिम से कहा, चलो चलकर देखें तो लगता है यहीं कहीं से आवाज आ रही है। कासिम ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर हमने लालटेन की रोशनी पास की झाड़ियों की तरफ की, क्योंकि अब की बार वही आवाज उन झाड़ियों में से आई थी। हमने जो देखा तो हमारी भी दिल की धड़कन एक बार रुक सी गई। हमने देखा कि एक बकरी का छोटा सा मेमना झाड़ियों में बैठा है, मगर उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मैंने कहा, ये कैसा बकरी का बच्चा है? इसकी आंखें तो देखो, जैसे आंखों में आग सी जल रही हो। कासिम ने कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा बकरी का बच्चा कभी नहीं देखा। फिर मैंने कहा, कासिम जल्दी चलो। मैंने इतना ही कहा कि बकरी का बच्चा खड़ा होकर हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर हम आगे चलने लगे तो वह मेमना भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। कासिम ने कहा, यह तो हमारे पीछे आ रहा है। मैंने कहा, अब उसकी तरफ ध्यान न दो, बस आगे बढ़ो। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, मगर मेमना अब भी हमारे पीछे पीछे आ रहा था। अचानक हमने महसूस किया कि उस बकरी के बच्चे की मिमियाने की आवाज अब भयानक और भद्दी आने लगी थी। हमारे दिल जोर जोर से धड़कने लगे। मैंने कासिम से कहा, कासिम, चाहे कुछ भी हो, मगर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अब बकरी के मेमने की आवाज बेहद डरावनी आ रही थी। अचानक वह आवाज तो बंद हो गई, मगर एक औरत की आवाज सुनाई दी। कासिम, मैं तुम्हारी बहन हूँ, क्या तुम मुझे छोड़कर यूं चले जाओगे? ये कासिम की बहन की आवाज थी, जिसे मरे 15 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। कासिम अपनी बहन की आवाज सुनकर रुक गया। मैं सारा माजरा समझ गया। मैंने जोर देकर कासिम से कहा, कासिम, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। तभी एक बार फिर दर्द में डूबी हुई आवाज आई, भाई, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसी दौरान कासिम से गलती हो गई। मेरे कहने का उस पर कुछ असर न हुआ। बहन की दर्द भरी आवाज सुनकर वह धोखा खा गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो हमें
एक भयानक सा ठहाका सुनाई दिया। तभी कासिम की डरी हुई आवाज सुनाई दी, अरे भाई, ये तो बड़ी भयानक चुड़ैल है। अब मैंने भी मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ये वही बकरी का बच्चा था जो हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन अब वह एक डरावनी चुड़ैल दिख रही थी। मैंने फिर कासिम का हाथ अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कासिम भागो। इतने में उस औरत ने लपक कर कासिम की गर्दन पकड़ ली। मैंने कासिम को खींचने की कोशिश की, मगर मेरा चारा नहीं चला। अब मेरे लिए भागने के अलावा कोई रास्ता भी न था। कासिम की गर्दन उस चुड़ैल ने धड़ से अलग कर दी। मैं अंधाधुंध भागा जा रहा था। पीछे उस चुड़ैल की भयानक आवाज मेरे कानों के पर्दे पाड़ रही थी, लेकिन मैं तो बस भागता रहा। तभी मुझे आवाज सुनाई पड़ी कि तुम खुशकिस्मती हो जो अपने साथियों में बच गए हो, वरना हमसे बचकर आज तक कोई नहीं भाग सका है। मैं कब तक भागता रहा मुझे खुद मालूम नहीं। जंगल तो खत्म हो गया, फिर मुझे कुछ लोग दिखाई दिए तो मैं जमीन पर औंधे मुंह गिरा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक कच्चे घर में एक पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा था। मेरे आसपास कई देहाती भी खड़े थे। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मेरे बारे में पूछा। थोड़ी देर तो मैंने अपने आप को संभाला, फिर सारी कहानी उनको बताई। उन्होंने मुझे खाना खिला दिया तो थोड़ी जान में जान आई, मगर अब बुखार जैसा शरीर मेरा हो ही रहा था। फिर मेरे कहने पर उन्होंने मुझे एक तांगे पर सवार करवाकर कासिम की बहन की ससुराल पहुंचा दिया। कासिम की बहनोई से मिलकर मैंने उसे सारी घटना बताई। फिर कासिम के बहनोई ने कुछ लोगों को उस जंगल में भेजकर कासिम की लाश को उठवाया। मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे ये भी मालूम नहीं कि कब उन दोनों बहन भाइयों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब मुझे वहाँ 2 से 3 दिन गुजर गए तो मेरे गांव के 5-6 लोग आए तो कासिम के बहनोई ने उन्हें सारी बात बताई। उधर उन लोगों से जो बात मुझे पता चली तो मैं सर से पांव तक हिल गया। हमारे वो 2 साथी जो तीसरे साथी की लाश लेकर वापस गांव की ओर गए थे, वो दोनों भी उसी रात उसी जंगल में मारे गए। क्योंकि अगले पूरे दिन हम वापस घर नहीं गए तो गांव वाले हमारी तलाश में निकल खड़े हुए। फिर उन तीनों की लाश उन्हें जंगल में मिली। फिर वे मुझे और कासिम को ढूंढते हुए कासिम की बहन की ससुराल आ पहुँचे। कासिम की लाश उन्होंने इसलिए नहीं मिली क्योंकि मेरी खबर पर उसके बहनोई ने उसकी लाश को गांव वालों के पहुंचने से पहले ही उठवा लिया था। गांव के लोगों ने फिर मुझे अपने साथ चलने को कहा, मगर मैंने दूसरे रास्ते से दिन की रोशनी में ही अपने गांव जाने की हामी भरी। मैं बड़ा डरा हुआ था। गांव पहुंचकर मैं गुमसुम सा हो गया। इसी तरह कई दिन गुजरे। धीरे धीरे हालत संभली तो मैंने गांव वालों को सारी कहानी उसी तरह सुना दी। गांव के समझदार लोगों ने सख्ती से जंगल की तरफ किसी को भी जाने से मना कर दिया। अब मेरे चित्त में वह घटना सदा तैरती रहती है। मुझे पूरा यकीन था कि हमारे जिस साथी को सांप ने काटा था वह भी उसी चुड़ैल ने सांप की शकल में मारा था। कई सालों तक वह मेमने की मिमियाने की आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। उस बुजुर्ग ने जब यह किस्सा सुनाया तो वह बेचारा बिलख बिलख कर रो पड़ा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।